नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी इस दूसरी सीरीज जिसमें कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को। इस सेशन में आप सभी लोगों का मैं अंशुल त्रिपाठी स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो क्या ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण कर रही थी, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या चैलेंजेस थे, किस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल्स जानी और कुछ टॉपिक्स जैसे कि लैंड रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उभर के आया, उस पे हमारे राज्य क्या एक्शंस ले रहे थे वो हमने एक बैकग्राउंड समझा। उस वीडियो के एंड में एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करते गया कि रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ इसी बीच। तो इसके इर्द गिर्द ही आज का जो ये सेशन है, जो ये वीडियो है, ये होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या था, बेसिकली किस चीज को इनहेंस करने के, किस चीज को अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन जैसा कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया। तो इस सब से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। आप सभी लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, मैं हमेशा अपने सेशंस में बताता रहता हूं कि आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे त्रिपाठी अंशुल _ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं tripathi_anshul642@gmail.com पे। और जो ये सेशन मैं बनाता हूँ, इसकी जो पीडीएफ होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को डाउनलोड करने के लिए उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर देता है। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, किसके बारे में हम डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट होता है रिजर्वेशन से। अब उस समय की आपने स्थिति समझी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आजादी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फार्मर्स, लेबर्स, वुमेन्स, सबका एक अच्छा रोल रहा भारत देश को आजाद कराने में, फ्रीडम स्ट्रगल में। वहां पे जो फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ नेता लोग थे, उन लोगों ने इन लोगों को कहा कि आप लोग हमारा इस स्वतंत्रता संग्राम में साथ दीजिए, आप लोगों को आजादी दिलाई जाएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आजादी के मायने, आजादी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग थी। हर किसी, इन लोगों के लिए आजादी ये नहीं था कि जो हमारा सदन होगा, जो हमारे पार्लियामेंट होगी, उसमें भारत के लोग बैठेंगे। ये इन लोगों के लिए आजादी के मायने नहीं थे। इन लोगों के लिए, जैसे वुमेन्स के लिए आजादी के मायने थे कि उनका रिप्रेजेंटेशन ऐड हो कहीं पे भी, कितने भी क्रिटिकल मामले हो, कितना भी डीप डिस्कशन हो, वहां पर वुमेन्स के थॉट, जो महिलाएं हैं, उनको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने से वंचित ना रखा जाए। ये था वुमेन्स के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए था कि इन लोगों को शिक्षा में अपलिफ्टमेंट नहीं मिला था, ये हमेशा से पीछे रखे गए शिक्षा के पर्सपेक्टिव से, इनको आगे बढ़ाना था। ये इन लोगों के लिए आजादी का मतलब था। फार्मर्स के लिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जमींदारी जो प्रथा थी उसको हटाना, उसको अबलाइज करना, इन लोगों के लिए आजादी का मतलब ये था। जैसे कि हमने लैंड सेटलमेंट या फिर लैंड रिफॉर्म्स में देखा कि जमींदारी हटा दी गई, साथ ही साथ लैंड सीलिंग कॉन्सेप्ट, जो 25 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकते वाला कॉन्सेप्ट लागू किया गया। इन सबको अप्लाई करने के लिए स्टेट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। उस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, तो जब इतनी हीट टॉपिक दिमाग में थे सब लोगों के, जो कि उस समय कार्यरत थे, तो उन लोगों के दिमाग में ये भी आया कि SC ST और वुमेन्स का जो सोशल स्टेटस है वो एजुकेशन की वजह से भी डाउन है। इन लोगों को पर्याप्त शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था। जनरली देखा गया कि जो ब्राह्मण वर्ग है, या फिर जो उच्च वर्ग है, या फिर जो मेल सोसाइटी है, उन लोगों के पास अच्छा
शिक्षा का अवसर रहता था, इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं रहता था कंपैरिजन में। तो एक मद्रास जैसे कुछ इलाकों में एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि कुछ सीटें रिजर्व रखी जाए इन लोगों को जो काफी पिछड़ चुके हैं सामान्य जनता से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखी गई कि कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी हमें, तभी तो ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें ऐड नहीं की गई। जो ये टाइम पीरियड चल रहा था उसमें, क्योंकि स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाए, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने एंड से अपने तरीके से कुछ जो शैक्षिक संस्थान है वहां पे कुछ सीटें रिजर्व कर दी इन पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब जैसे ही ये कुछ हुआ, यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्या हो गया कि एक बहुत सुप्रसिद्ध केस आया जिसका नाम है चंपकम दोराईराजन का केस। चंपकम दोराईराजन का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जैसे ही ये रिजर्वेशन अप्लाई किया गया एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है वहां पे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए मिला कि ये केस उभर के आया। बहुत सारे केसेस आए थे, लेकिन ये जो एक केस था ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में बात क्या हुई, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, चंपकम दोराईराजन का केस। तो इस केस में यह बात हुई कि आप लोग जो पिछड़ा वर्ग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 46 का इस्तेमाल आप इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप इसको यूज कर रहे हैं, जो कि डीपीएसपी में आता है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक वर्ग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग आर्टिकल 14 और 15 जो कि समानता का अधिकार है, जो कि राइट टू इक्वालिटी है, उसको हिंडर कर रहे हो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि आप सभी लोग 46 डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग आर्टिकल 14, 15 जो कि इक्वालिटी प्रदान करता है, उन इनइक्वालिटी कैसे हो रही है कि आप लोग स्पेसिफिक रिजर्वेशन दे रहे हैं एक स्पेसिफिक कास्ट या फिर एक स्पेसिफिक कास्ट को। तो ये नहीं लग रहा आप लोगों को कि आप लोग जो लोग पहले से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिलेमा ये आया कि आर्टिकल 32 कि फंडामेंटल राइट्स का जो रक्षक है, जो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट, और एट द सेम एंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बात ये आई कि आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डायलेमा आता है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा किसका ध्यान रखेगा, फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखेगा। तो रिजर्वेशन जैसा जो कॉन्सेप्ट था उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया, ये स्थिति बनी। ऐसा ही कुछ हुआ दूसरा जो लैंड रिफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड भी कुछ स्टेट्स थे जो एक्टिवली काम कर रहे थे। तो कुछ जमींदार लोग थे जिनकी जमीन ज्यादा छिन रही थी, तो वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सर हमारा फंडामेंटल राइट्स है 19(1)(f) के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, एक ही नहीं दूसरा यहां भी मेंशन है राइट टू प्रॉपर्टी। आप लोग डीपीएसपी तो लागू कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारा फंडामेंटल राइट क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर वही हो गया, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का डिलेमा हो गया। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का फेवर लेते हुए इसको भी खारिज कर दिया। जो भी लैंड सेटलमेंट 25 एकड़ वाला सीन था, लैंड सीलिंग वाला, वो सब कुछ क्या कर दिया गया, एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, जो डिसीजन था वो पलट दिया, और जो समाज की स्थिति थी वो जो की तो बनी रही। तो ये सब कुछ हमारे बैकग्राउंड में चलता आ रहा है।
आपको इनके लिए सेपरेट ब्लॉक बनाने जरूरी है। आपको दिमाग में फिगर होना चाहिए कि साथ साथ क्या क्या चीज है, कंटेम्प्रेरी क्या क्या चीजें चल रही है। अब ये सब कुछ हो रहा था, स्टेट के ऊपर क्या दबाव था, राज्यों के ऊपर क्या दबाव दबाव था, वुमेन्स, फिर अगेन फार्मर्स, लेबर्स और बैकवर्ड कास्ट और ट्राइब्स, इन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में तो हमारा योगदान दिया, आप लोगों ने कहा कि आ जाओ तुम लोगों को आजादी, फ्रीडम दिलाएंगे। तो ये कैसी आजादी हुई? तो आजादी तो आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए तो कुछ हुई नहीं। तो ये अच्छा खासा प्रेशर बना रहे थे स्टेट के ऊपर। अब स्टेट क्या करते? स्टेट तो कुछ कर नहीं सकते थे। जनरली एक बात ध्यान रखे कि उसमें विभिन्न जो अलग अलग स्टेट थे वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और सेंट्रल में भी कौन थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, धूमधाम से थी। तो और कांग्रेस की बागडोर थी नेहरू जी के हाथ में। और नेहरू जी एक आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, आदर्शवादी। वो जो स्टेट की दिक्कत थी कि समानता बनी रहनी चाहिए समाज में, डीपीएसपीस का प्रॉपर लागू होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज में बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो एक तबका बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा और एक तबका बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा। वो इस बात में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनको ये बात समझ में आ रही थी। तो उन्होंने फिर इस चीज को क्या लिया, उस बागडोर को संभाला। अब अभी तक हमारे पास क्या था? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A और 31B, ये हमारे पास एक आर्टिकल है। इसमें कुछ चेंजेस करने का सोचा नेहरू जी ने। तो ये कैसे चेंजेस कर सकते थे? जो मैंने आपको बताया, पार्ट 20 आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो नेहरू जी ने क्या कर दिया? 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया? वास्तविक स्थिति ऐसी थी, आर्टिकल 31A में क्या था? राज्य किसी की संपत्ति प्राप्त कर सकता है। कब कब कर सकता है? जब लोक निर्माण जैसी स्थिति हो सामने। आप किसी सीएम को चाहिए या फिर किसी नेता को चाहिए, किसी नेता को स्पेसिफिकली कोई जमीन चाहिए, तो वहां पे आप उस चीज को ध्यान में रखते चेंजेस नहीं कर सकते। उस चीज को लेके आप क्या कर सकते हो? किसी की जमीन नहीं हड़प सकते। लोक निर्माण पब्लिक ऑर्डर का अगर ही काम आएगा तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, तभी राज्य के पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी की जमीन को ले सकते हैं। पॉइंट 1, ठीक है। और इसी में बी था, बी हमारे पास था क्या, कि अगर राज्य किसी की जमीन लेगा, राज्य किसी की जमीन छीनता है इन रीजंस को लेके, तो राज्य को उसके बदले, संपत्ति के बदले कंपेंसेशन देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अभी हमारे पास ए और बी में ये सिस्टम था कि आर्टिकल 31A के अकॉर्डिंग राज्य जमीन ले सकता है किसी की। ले कब सकता है? जब लोक निर्माण से रिलेटेड कोई बात हो, ठीक, तभी ले सकता है। और अगर ये जमीन प्रॉपर्टी ले भी ली तो उसके बदले राज्य को क्या देना पड़ेगा? कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या हुआ? अब ये मुद्दा आता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार 31A में ऐड कर दिया नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कि जो लास्ट में एक और ऐड कर दिया कि जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा, ध्यान दीजिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा होगा, उस पे आर्टिकल 31 के जो ये क्लॉज ए और बी है ये लागू नहीं होंगे। समझ गए? अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां पे बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति ली जा रही है, क्या कहा? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मुद्दा है ना ये, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आर्टिकल 31A और बी के तहत जो इसकी टर्म्स होती हैं वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड किसी भी केस पे अप्लाई नहीं होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 1951 में। और आर्टिकल 31B के अकॉर्डिंग 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, 9वां शेड्यूल ऐड किया गया। अब ये 9वां शेड्यूल क्यों ऐड किया गया?
नवा शेड्यूल इसीलिए ऐड किया गया कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बात रही कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है या फिर कोई भी बिल पास करती है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत या फिर किसी भी प्रोसीजर से 9th शेड्यूल में क्या कर देती है, ऐड कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रह जाएगी कि इसको जुडिशियल रिव्यू कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। बेसिकली कहने का मतलब ये था, सुप्रीम कोर्ट को एक चेतावनी थी कि देखिए अभी बीच में आड़े आने की जरूरत नहीं है, अभी हमें समाज में बैलेंस बनाना है। इस वजह से आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन बुक है हमारे पास, उसके टर्म्स एंड कंडीशन लेके आप लोग हमारे बीच में ना आ जाइए। हाँ, क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में समानता बनाए, हम जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी प्रमोट करें। तो इस वजह से ये एक तरीका था जो सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा क्या की गई, बाउंडेशन लगाई गई। एक बार फिर से देखिए कि 31A के तहत और बी के तहत जो भी रूल थे वो जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस थे उस पर नहीं लगने वाले थे। और 31B से रिलेटेड, 31B से ही रिलेटेड इन्होंने एक 9th शेड्यूल बना दिया, जो कि क्यों बनाया गया, ताकि 9th शेड्यूल में जो भी हम मुद्दा, जो भी टॉपिक ऐड कर दे, उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। जनरली क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट कोई भी टॉपिक अपने संज्ञान में ले लेता था और उसको बताता था पार्लियामेंट को कि ये गलत है, ABCD इन टर्म्स के रूप में ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो उसको ओवरलैप करने के लिए क्या 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया। एजुकेशन से रिलेटेड जो बात की गई, एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट थे हमारे पास, आर्टिकल 15 की बात की हमने, समानता का अधिकार, इक्वालिटी, उसमें सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया। आर्टिकल 15 में 4 ऐड कर दिया, जिसमें ये लिखा गया कि SC ST और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें आरक्षण का जो एक पैटर्न है वो स्टार्ट हुआ, और वो भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ। कुछ कुछ चीजें, कुछ एग्जीक्यूटिव की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, कुछ जुडिशरी की पावर को डाउन करने के लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया, जिससे कि हम पब्लिक समानता है, जो हम समाज में समानता स्थापित करने चाह रहे हैं, उसमें जो जुडिशरी है उसका रोल क्या हो जाए, उसकी कमांड जो है वो डाउन हो जाए। रोल तो प्रॉपर रहे लेकिन जो जुडिशरी के हाथ में कमांड है उसको थोड़ा डाउन कर दिया जाए। तो ये हम समझे कि रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या हमारे संविधान में बैकअप था, कैसे करके ये इंट्रोड्यूस हुआ, और कैसे करके क्या रिजर्वेशन पहले कुछ केसेस में खारिज किया गया, लेकिन अंततः पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, हमारे जो संविधान में है इसको ऐड किया।